मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं वो पहले जान लेते हैं शॉर्ट में और फिर इसे ही आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। तो पहली खबर पर हमारी नजर होगी। देखिए, बिहार में बाढ़ के हालात क्या हैं वो आपको आगे समझाएंगे और उसके बाद ईडी की चार्जशीट में क्या है वो भी आपको बताएंगे आगे डिटेल में। और फिर बिहार की सियासत के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से बेशर्म और चीटर पर यहां पर बिहार की सियासत आ चुकी है। और उसके बाद झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो क्या कह रहा है, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है या नहीं, ये भी डिटेल में आपको बताएंगे। नेपाल में भारी बारिश के कारण शाम 4 बजे से कोसी बराज से 5,49,500 क्यूसेक, जबकि गंडक बराज से 5,01,650 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है और ये लगातार बढ़ रहा है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी और इंजीनियर हाई अलर्ट पर हैं। सभी संवेदनशील या अति संवेदनशील स्थलों पर कैंप कर लगातार चौकसी बरती जा रही है। इन नदियों के किनारे तथा तटबंध के भीतर बसे लोगों से अनुरोध है कि कृपया सतर्क और जागरूक रहें तथा जरूरी सावधानी बरतें। यह अलर्ट सरकार की ओर से जारी किया गया है और इससे हालात की गंभीरता आप समझ सकते हैं कि सरकार अलर्ट कर रही है। भारत और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश से कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हुआ है और इससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि कोसी बराज की सड़क पर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से कोसी बराज से होकर के आना जाना भी अब बंद है। सभी वासियों को ये सलाह दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार का एक बड़ा इलाका एक बार फिर बाढ़ के मुहाने पर है। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं और शनिवार शाम 5 बजे तक कोसी बैराज से 5,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बराज से 4 लाख से अधिक पानी डिस्चार्ज होने से गंडक नदी उफान पर है। शनिवार शाम तक 5,34,000 तक पहुंच गया है गंडक नदी का जलस्तर। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से बेतिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज और सुपौल से गुजरने वाली दूसरी नदियां भी उफान पर है और तस्वीरें डरा रही हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोग बताते हैं कि 2008 में 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी ने कुशहा बांध को तोड़ दिया और बिहार में भारी तबाही मची थी। इस बार नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से अब तक 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है और हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, जबकि गंडक का जलस्तर 5,34,000 तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार अलर्ट है, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बांधों की निगरानी कराई जा रही है, साथ में लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग
ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। सुपौल से एक बड़ी खबर है। कोसी बैराज की सड़क पर पानी चढ़ गया है। आपको बता दें कि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी, लगातार पानी बढ़ रहा है और कोसी का डिस्चार्ज कोसी बैराज से होकर के आना जाना बंद हो गया। आपको बता दें कि सुपौल डीएम की पहल पर यह फैसला लिया गया। नेपाल सरकार ने फैसला लिया है तो कोसी बैराज से होकर के आना जाना बंद कर दिया गया है। सुपौल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5.90 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज नेपाल सरकार ने यह फैसला लिया है। आवाजाही बंद करा दी गई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी जो है वो चढ़ गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए पानी जो है वो किस कदर बढ़ता जा रहा है। तो आप सोचिए कि जो नदियों में जलस्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। सड़कों तक पानी पहुंच गया है। आवाजाही करने में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कोसी बैरेज जो नदी है तो देखिए तस्वीरें देख ली आपने और अब बाढ़ के हालात को समझिए। देखिए अभी गंडक बैराज से जितना पानी डिस्चार्ज हुआ है और जितना डिस्चार्ज होने का भी अनुमान है वो इससे पहले 21 साल पहले 2003 में ही हुआ था। यानी कि 6,39,750 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद इस शनिवार को इतना भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हुआ है जो कि 5,01,650 क्यूसेक है और ये आंकड़ा भी 4 बजे का ही है। इसके और बढ़ने का भी अनुमान है। और देखिए कोसी बैराज से डिस्चार्ज पानी तो गंडक से भी ज्यादा है। शाम 5 बजे तक 5,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो गया था जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके पहले इससे ज्यादा 1968 में 7,88,200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था। तो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जलस्तर में जो है कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है। अब कोसी ने कैसे रौद्र रूप धर लिया है वो भी आप देखिए। 22 सितंबर से कोसी का जो जलस्तर है वो बढ़ना शुरू होता है और फिर 22 सितंबर को ही कोसी का जलस्तर वार्निंग वाले स्थिति में था। बीच में लगा कि थोड़ा कम होगा लेकिन 28 सितंबर यानी कि इस शनिवार को कोसी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। अब कोसी और गंडक ही नहीं बल्कि भारी बारिश की वजह से और भी कई ऐसी नदियां हैं जो कि उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तो इसमें कुछ खास नदियां हैं जैसे कि गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और कुछ सहायक नदियां हैं जिसका जलस्तर बढ़ा हुआ है और जलस्तर में वृद्धि की वजह से आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर लोग रहते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिहार में अब तक देखिए 12 जिलों में बाढ़ वाली स्थिति। और ये जो जिले हैं आपको बता दें कौन कौन है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मधुबनी। ये वो जगह है जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को अलर्ट भी किया गया है और बाढ़ की वजह से बिहार के 12 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं। तो इन 12 जिलों के 20 प्रखंड जो हैं प्रभावित हैं जिसके 140 पंचायतों में हालत जो है वो खराब है और करीब 1,41,000 लोग अब तक इससे प्रभावित हुए हैं यानी कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत बचाव कार्य भी शुरू किया है और अब तक 3 राहत शिविर बनाए गए हैं जिसमें 12 लोग रह रहे हैं। तो वहीं एक सामुदायिक रसोई भी चलाई जा रही है इनके लिए ताकि इनको खाने पीने की सुविधा मिलती रहे। अब देखिए राहत बचाव के लिए शनिवार तक सरकार की ओर से 240 नाव चलाई जा रही है। पीड़ितों के लिए पॉलिथीन शीट का इंतजाम है और ड्राई राशन इनको बांटा जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती की गई है और पशु चारे के साथ साथ दवा का भी इंतजाम इनके लिए किया गया है। अब ये समझिए कि कोसी जो है वो कैसे नेपाल से भारत में आती है और बिहार का कितना क्षेत्र कवर करती है। तो आपको बता दें कि भीमनगर बैराज से कोसी जो है वो भारत में आती है और फिर सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार होते हुए कुर्सेला के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है।
तो इस तरीके से जो है वो नेपाल से भारत में पानी जो है प्रवेश करता है। अब देखिए, गंडक भी नेपाल के रास्ते ही बिहार में प्रवेश करती है। गंडक बैराज से बिहार में आती है और बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कोसी और गंडक दोनों जो है वो बिहार का कितना बड़ा क्षेत्र कवर करती है, और जब इन नदियों में उफान आएगा तो बिहार के कितने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। आसपास के क्षेत्र में जितने लोग भी रहते होंगे वो सब जलस्तर की वृद्धि से प्रभावित होंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में पूरक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें ईडी ने लालू प्रसाद को मुख्य साजिशकर्ता माना है। चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद को मुख्य साजिशकर्ता माना है। चार्जशीट में लालू प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के अलावा उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी का दावा है कि नौकरी के बदले जो जमीन ली गई है उस पर आज भी लालू प्रसाद के परिवार का ही दखल है। ईडी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय के लिए मेसर्स एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के इस्तेमाल या अपने स्टाफ सदस्यों जैसे हृदयानंद चौधरी, ललन चौधरी के माध्यम से जमीन खरीद या लेन देन में अपनी संलिप्तता को छिपाने की साजिश रची है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब का मामला 2004 से 2009 के बीच का है। जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे तो आरोप है कि इस दौरान रेलवे के ग्रुप डी की बहाली में नौकरी के बदले जमीन ली गई। नौकरी पाने वालों से लालू परिवार और सहयोगियों के नाम पर जमीन लिखवाई गई। फिलहाल मामला कोर्ट में है और लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। पूरक चार्जशीट में ईडी ने माना है कि रेलवे में नौकरी देने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये पूरा लैंड फॉर जॉब मामला आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है। तब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप इन पर लगा। रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगा और बिना विज्ञापन जारी किए नौकरी देने का आरोप लगा, क्योंकि जब भी कोई बहाली होती है तो उसके पहले विज्ञापन जारी किया जाता है सरकार की तरफ से। तो इन पर आरोप लगा है कि बिना विज्ञापन जारी किए नौकरी इन्होंने दिया। लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर भी आरोप है और अभ्यर्थियों से जमीन लेकर के नौकरी देने का आरोप है। लालू परिवार के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री का भी आरोप है। 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन 26 लाख में लेने का लालू प्रसाद और इनके परिवार पर लगा है। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के कौन कौन लोग आरोपी हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। तो इनमें लालू प्रसाद का नाम है, तेजस्वी यादव जो कि उनके बेटे हैं उनका नाम है, राबड़ी देवी जो कि उनकी पत्नी है उनका नाम है, और मीसा भारती जो कि इनकी बेटी है उनका नाम है, और साथ ही साथ हेमा यादव का भी इसमें नाम है। अब देखिए, ईडी के पूरक चार्जशीट के क्या मायने हैं वो भी आप समझिए। लालू प्रसाद को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है लैंड फॉर जॉब मामले में, और परिवार के नाम पर जमीन लिखवाया गया है और अब भी जमीन पर लालू परिवार का दखल माना जाता है। ईडी की चार्जशीट से लालू परिवार की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो मामला है कोर्ट में अभी चल रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत जारी है और तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर कहा तो बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। 1.5 साल कहाँ थे जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब स्मार्ट मीटर की ये सियासी लड़ाई चीटर और बेशर्म जैसे शब्दों तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर क्या कहा, बिहार की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तुरंत तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और तेजस्वी से ये सवाल पूछ लिया कि 1.5 साल तक सत्ता में रहे तब स्मार्ट मीटर की बात क्यों नहीं की। 1.5 साल कहाँ थे जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं
जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल के पलटवार ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। आरजेडी ने दिलीप जायसवाल के शब्द पर एतराज जताते हुए मर्यादा में रहने की बात कही। भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री ने किया है, ये बातें उनको शोभा नहीं देती है। मतलब ये कि स्मार्ट मीटर पर बिहार में घनघोर सियासत जारी है और दोनों ही ओर से शब्दों के बांध को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके इतर ये समझना जरूरी है कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए सीएम नीतीश कुमार का एक और पुराना बयान सुन लीजिए। 2016 से जहाँ भी घूम रहे थे तो सब जगह अनेक जगहों पर यह शिकायत मिलती रहती थी कि साहब गलत आ रहा है बिल, हमारे यहाँ तो बोलिए साहब, इतना दिन से बिल नहीं था, हमको बिजली नहीं था, आपको इतना बिल आ गया। एक एक चीज को देखा जाए तो उसी समय हमने इन सब लोगों से कहा था जारी रखिए, और उसके लिए सबसे अच्छा होगा जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबके यहाँ लगा दीजिएगा कि तो जितना बिजली का उपयोग किया तो पता चल जाएगा, और उसको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अब खत्म हो रहा था, पैसा जमा कर देगा, फिर आगे बिजली तो जारी रहेगा। तो लोगों के हित में है, सबके फायदे में है। यानी जब स्मार्ट मीटर नहीं था तब लोग बढ़े हुए बिल से परेशान रहते थे और मुख्यमंत्री से शिकायत करते थे। सीएम नीतीश ने लोगों की परेशानी को कम करने के लिए ही स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू करवाई। अब उसी स्मार्ट मीटर पर सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि स्मार्ट मीटर आखिर क्या है। तो आइए वो जानते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि स्मार्ट मीटर की आखिर नौबत क्यों आई। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऊर्जा मीटर की नई पीढ़ी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये रियल टाइम में बिजली की खपत को रिकॉर्ड करता है ये डिवाइस, और बिजली के उपयोग को ट्रैक किया जाता है इस डिवाइस के माध्यम से, और इससे सटीक बिल प्राप्त होता है। यानी कि आप जितना बिजली कंज्यूम करेंगे उतना ही बिल आपको मिलेगा। और ये मोबाइल की तरह इसमें रिचार्ज करना होता है। मोबाइल में भी जैसे होता है पोस्टपेड बिल और प्रीपेड बिल, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस जो स्मार्ट मीटर है इसमें भी किया जाता है। आप जितना रिचार्ज करेंगे उतना उपयोग कर पाएंगे बिजली को, और अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद आप वापस उसमें रिचार्ज करेंगे तो फिर आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे। तो अब आप ये समझिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल होता क्या था कि पहले जब स्मार्ट मीटर नहीं हुआ करता था तो लोग बिजली की चोरी कर लिया करते थे। लोग बिजली का बिल भी कई बार नहीं देते थे, और कई जगहों से ऐसे भी मामले सामने आए कि काटियां फंसा करके बिजली का उपयोग लोग कर रहे थे। बिल देने वाला भी परेशान रहता था। कई बार गलत बिजली बिल के मामले भी सामने आते थे, और कई जगहों पर तो ये देखा गया कि साठ गांठ करके कुछ लोग बिल कम करा लिया करते थे। तो और कई मामले ऐसे थे जहां पर देखा जाता था कि बिजली की चोरी होती थी, और कई जगहों पर गलत बिजली बिल के भी आरोप थे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है ठनका को लेकर के। आपको बता दें, चेतावनी जारी की गई है। रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया जिले के लिए अलर्ट है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। रात 10:26 तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, तो ऐसे में चेतावनी जारी किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।